हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज.एजुकेशन पर। आइए शुरू करते हैं कक्षा 12 का अध्याय 1। कक्षा 12 राजस्थान अध्ययन। जो अपने कक्षा 12 में जो राजस्थान अध्ययन की बुक जो है उसमें अध्याय 1 अपन आज देखने वाले हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम वीसी मिश्रा, यानी भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम जो निर्धारण है वो किन के द्वारा किया गया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल, जो 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी पब्लिकेशन है उसके द्वारा, और 1968 में ये पुस्तक है वो प्रकाशित होती है। और राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक है वो इनकी 1994 में फिर प्रकाशित होती है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनका जो विभाजन जो किया है वो 7 विभाजन उन्होंने किए हैं। तो कौन कौन से विभाजन है वो किए हैं वो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश की। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में शुष्क रेगिस्तानी जो मैदान है जहाँ वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अंतर्गत पूरा जैसलमेर और बाड़मेर, इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, चूरू और नागौर के कुछ हिस्से शामिल किए जाते हैं। अगला है अर्ध शुष्क प्रदेश। अरावली के पश्चिम का जो शुष्क प्रदेश है, यानी राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है उसके पश्चिम का जो शुष्क प्रदेश है जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जालोर है, पाली, नागौर, झुंझुनू, चूरू व जोधपुर का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। तो दूसरा क्षेत्र विभाजन होगा अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अगला विभाजन है नहरी क्षेत्र। सिंचित रेगिस्तानी मैदान, वार्षिक वर्षा जहाँ 15 से 25 सेंटीमीटर होती है, यानी जो रेगिस्तानी मैदानी भाग जो है जो सिंचित है, सिंचित यानी जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो नहरी क्षेत्र में आएगा। और गंगानगर पश्चिमी बीकानेर है और उत्तरी जो जैसलमेर है और हनुमानगढ़ भी इसी में आएगा। इसके बाद में बात करते हैं अरावली प्रदेश की। अरावली जो क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र जो है उसमें अरावली की पहाड़ियाँ और अरावली के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो इसमें आएगा। यहाँ वार्षिक वर्षा है वो 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंतर्गत उदयपुर है, पाली और डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगला है अपना पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। मैदानी व पठारी अर्ध शुष्क प्रदेश, वार्षिक वर्षा जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके अंतर्गत बात करें तो जयपुर है, अजमेर है, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी है, भरतपुर है, धौलपुर है और कोटा का क्षेत्र इसमें आएगा। अगला जो क्षेत्र है विभाजन है वो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश है जो इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें दक्षिण पूर्व में विंध्यन का जो लावा पठार है, विंध्यन पठार है, जहाँ वार्षिक वर्षा भी 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इसके अलावा जो चंबल बीहड़ प्रदेश, अगला चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है, चंबल नदी के
बहाव का जो क्षेत्र है जिसे हम बीहड़ प्रदेश कहते हैं। चंबल की बीहड़ यहाँ भी वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ये सवाई माधोपुर और धौलपुर का क्षेत्र है। फिर है धरातलीय प्रदेश। धरातलीय प्रदेश क्या है? ये अगला विभाजन जो है भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, यानी वो वीसी मिश्रा के अनुसार था विभाजन। और ये जो विभाजन है वो धरातलीय प्रदेश यानी भू संरचना के आधार पर ये विभाजन किया गया है। तो इसमें जो विभाजन किए गए हैं वो 4 प्रमुख विभाजन हैं, जिसमें थार का मरुस्थल, पूर्व का मैदान, अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्व का पठार। तो आइए बात करते हैं इसमें थार के मरुस्थल की। थार का मरुस्थल जो है वो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल है। यानी ये जो राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है, तो इसमें ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसी का नाम है थार का मरुस्थल। और ये थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान, इन तीन, एक पाकिस्तान में और भारत के जो राजस्थान और पंजाब है वो क्षेत्र में फैला हुआ है। ये राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में विस्तृत है। यानी थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो इन जिलों में है। मुख्यतः इसमें मुख्यतः 12 जिले हैं वो शामिल किए जाते हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ ये जिले आते हैं। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल इसको कहा जाता है, क्योंकि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में ये यहाँ पे जनघनत्व भी अधिक है, पशु घनत्व भी है, खनिज भी ज़्यादा है यहाँ पे, और वर्षा की मात्रा भी यहाँ पे और मरुस्थलों से ज़्यादा है। यहाँ पे वनस्पति और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहाँ देखने को मिलती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल कहते हैं। यानी जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर ये जो मरुस्थल है वो एकदम यानी पूर्णतया रेतीला मरुस्थल है, जिसे भारतीय मरुस्थल कहते हैं। भारतीय महान मरुस्थल के नाम से इसको जानते हैं। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी, रेत के टीले पाए जाते हैं, हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं, बालू का स्तूप, और स्थानीय भाषा में इन्हें दोहरे कहते हैं। भारत का विशाल मरुस्थल थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है, और इस प्रदेश का विस्तार राज्य में 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी जो थार मरुस्थल है, भारत का विशाल मरुस्थल जिसे हम कह सकते हैं, वो 25 डिग्री उत्तरी यानी 25 डिग्री, यहाँ से 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है, और यहाँ से शुरू होकर ये 30 डिग्री तक फैला हुआ है। इधर से 69.30 डिग्री मिनट 69.30 मिनट से और 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला है। और परमो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत समुद्र था। यानी ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे समुद्र था और धीरे धीरे समुद्र है वो खिसक गया, और समुद्र की जो मिट्टी होती है वो बालू मिट्टी की तरह ही है। और यहाँ पे जीवाश्म है और सब बहुत कुछ है, समुद्रीय जो जीवाश्म वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सर सिरिल फॉक्स के अनुसार मरुस्थल का दक्षिण पश्चिमी व सिंध का निचली घाटी वाला भाग अपर टर्शियरी युग तक समुद्र के नीचे रहा। यह तथ्य यहाँ पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त समुद्री जीवाश्म से स्पष्ट होता है। यानी जो भी समुद्री जीवाश्म है, जैसे आकल गांव का है, आकल गांव का वुड फॉसिल पार्क है, तो वो इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। और फिर बात करते हैं इसमें बेलेंड फोर्ड एक वैज्ञानिक विद्वान हुए, उनके अनुसार समुद्र के निरंतर पीछे हटने के परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया के उत्थित समुद्र तली ने मरुस्थलीय क्षेत्र को जन्म दिया, जिसका प्रमाण इस क्षेत्र की लवणीय कच्छ का दलदली भाग, ये अवशेष जो है वो समुद्री अस्तित्व को बताते हैं। थार मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। थार का मरुस्थल है उसको फिर पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो 4 भाग। वो 4 भाग होंगे शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। यह वार्षिक वर्षा का औसत है 25 सेंटीमीटर। इसमें जैसलमेर आएगा, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर चूरू जिले का पश्चिमी भाग। एक है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में है लूणी जवाई बेसिन, यानी लूणी नदी है और जो जवाई नदी है उनका जो बहाव क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएगा।
तो एक है लूनी जवाई बेसिन और शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। ये थार के मरुस्थल के उप भाग यहाँ बताए गए हैं। तो इसमें लूनी जवाई बेसिन में क्या क्या शामिल है? ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। इसमें लूनी एवं जवाई की सहायक नदियाँ सम्मिलित प्रवाहित होती हैं। विस्तार इसका पाली है, जालोर है, जोधपुर है और नागौर जिले का दक्षिणी भाग, यानी इनके कुछ भाग मुख्य रूप से विस्तार इसका पाली और जालोर में होता है। अगला है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश है तो इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार सीकर, चूरू और झुंझुनू, बांगर और वागड़ दो हैं। एक है बांगर प्रदेश और एक है वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है और ये बांगर प्रदेश है। इसका विस्तार सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में और नागौर जिले का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो वर्गीकरण है वो घग्गर का मैदान, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का मैदानी क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और वर्तमान समय में घग्गर नदी है उसको मृत नदी कहा जाता है। इसके बाद में प्राकृतिक स्वरूप की बात अपन करते हैं। थार का जो मरुस्थल है उसके प्राकृतिक स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो थार के मरुस्थल को रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी थार का मरुस्थल है वो दो भागों में विभक्त, एक रेतीला मरुस्थल है और एक है पथरीला मरुस्थल। रेतीले मरुस्थल का विस्तार संपूर्ण क्षेत्र के लगभग 85% क्षेत्र पर है, यानी 85% क्षेत्र पर है रेतीला मरुस्थल और शेष 15% पर है वो पथरीला मरुस्थल है। देश की विशिष्ट भू आकृति वालुका स्तूप जो विविध रूपों में विस्तृत है। यहाँ के वालुका स्तूपों को अर्धचंद्राकार यानी बरखान, अनुप्रस्थ व देशांतरीय वालुका स्तूप हैं। इसके विपरीत पथरीला मरुस्थल जैसलमेर, बीकानेर के उत्तरी भाग, जोधपुर की फलोदी तहसील के कुछ भागों में स्थित है। यहाँ बलुआ और चूने के पत्थर की चट्टान सेल है वो पाई जाती है। इसके बाद में तो पथरीला जो मरुस्थल है वो बलुआ और चूने पत्थर से बना है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में आगे बात करते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग अर्थात हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में स्थित घग्गर का मैदान एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश है और इस क्षेत्र में घग्गर नदी का तल है। घग्गर नदी प्राचीन समय में बहती थी, वर्तमान में इसको मृत नदी के नाम से यानी मृत नदी कहते हैं। गर्मी में यहाँ अधिकतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु में औसत तापमान 12 सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। शीत ऋतु में तो -3 डिग्री तक भी यहाँ टेम्परेचर है वो चला जाता है, यानी कभी कभी जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। जुलाई से सितंबर तक के महीने आर्द्र होते हैं, यानी जुलाई से सितंबर तक जो है वो मानसून का यहाँ प्रभाव रहता है और सितंबर में मानसून वो लौटता है तो उस समय भी यहाँ बारिश होती है। जबकि सापेक्षिक आर्द्रता है वो 55% से 70% तक रहती है। मई जून में यह 30%, यानी मई जून गर्मी के महीने होते हैं, एकदम शुष्क महीने होते हैं तो वहाँ 30% आर्द्रता होती है। जबकि जुलाई से सितंबर तक है वो आर्द्र महीने हैं, यहाँ 70% तक आर्द्रता यहाँ रहती है। ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियाँ सामान्य है। वर्षा का औसत बीकानेर में 30 सेंटीग्रेड रहता है। तो ये इसका प्राकृतिक स्वरूप है वो थार के मरुस्थल का यहाँ कुछ वर्णन किया गया है। फिर इसमें जो थार के मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है तो उसको देखिए। यहाँ पर पौधे हैं वो कंटीली झाड़ियों के अतिरिक्त बबूल, खेजड़ी, किक्कर, नागफनी आदि पाई जाती है, यानी जो भी कंटीली झाड़ियाँ वगैरह हैं बिना पत्ती वाले, यानी बिना पत्ती वाले पेड़ हैं और या जो कंटीले वृक्ष हैं है ना, कंटीले वृक्ष हैं वो यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी बात अपन करते हैं। अरावली राजस्थान के लगभग मध्य में भाग में स्थित है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित, यानी ये दक्षिण और ये पश्चिम से ये उत्तर और ये पूर्व, इस दिशा में है वो अरावली विस्तृत है। तो अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम पर्वतों में से, यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है वो अरावली माना जाता है।
प्राचीनतम पर्वत वलित पर्वत है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर आदि जिलों में मुख्य रूप से है, जिसमें आप झुंझुनू को भी शामिल कर सकते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें दक्षिणी अरावली है, मध्य अरावली है और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली में आ जाएगा आपका सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। इसकी प्रमुख चोटियों की अपन बात करें तो गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, शेर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, जरगा की ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर है, दिलवाड़ा है 1422 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर है, अबू की बात करें तो 1295 मीटर, कुंभलगढ़ है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है। ये कुछ इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं, देख लेना इनको। और बोराट का पठार है वो दक्षिणी अरावली का मुख्य भाग है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको बोराट का पठार कहते हैं। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की। मध्य अरावली और उत्तरी अरावली में बात करते हैं तो मध्य अरावली प्रदेश है, इसमें मुख्यतः अजमेर ज़िले में विस्तृत है। तारागढ़ है वो इसकी प्रमुख चोटी है और एक नाग पहाड़ है। तारागढ़ की ऊंचाई ध्यान में रखनी है 870 मीटर है। नाग पहाड़ है वो 795 मीटर ऊंचाई है। ब्यावर तहसील में अरावली के कुछ दर्रे जिसके नाम बर है, परवेरिया है, शिवपुर घाट है, सूरा घाट है, देबारी है। यानी ये अजमेर ज़िले के कुछ दर्रे हैं। उत्तरी अरावली प्रदेश की बात करें, विस्तार जयपुर, अलवर और दौसा जिले में है। शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ आदि इसमें शामिल हो जाती हैं। प्रमुख चोटियों की बात करें तो ये है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है सीकर में जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर, बैराट 892 मीटर, खो 920 मीटर। ये जो है बैराट खो ये है, बैराट है वो जयपुर में, सीकर में ये रघुनाथगढ़ है। तो ये इसकी कुछ चोटियाँ हैं। अगला क्षेत्र है पूर्वी का मैदान। पूर्व का जो मैदान है यानी ये अपना राजस्थान है, ठीक है। और इसमें ये जो क्षेत्र है पूर्व का, तो ये पूरा क्षेत्र इसमें आ जाएगा। ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और इसका विस्तार भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा जिले का जो मैदानी भाग है, तो इस क्षेत्र में ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित और जो मैदानी क्षेत्र है। और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ पर जनघनत्व भी, जनसंख्या है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और पूर्वी के मैदान की बात करें आगे, तो इसमें जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है, यानी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा है। बनास बेसिन में चिकनी और रेतीली मिट्टी, घाटियों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यानी यहाँ मुख्य रूप से बनास नदी है और चंबल नदी है। तो इन नदियों के द्वारा जो रेतीली मिट्टी है वो लाई गई है। काली मिट्टी भी इस प्रदेश में देखने को मिलती है। भरतपुर क्षेत्र में काली दुमुट जिसको चिकनोट कहते हैं, भूरी मृदा को मटियार, दोमट है, कच्छार है और रेतीली मृदा का विस्तार भी मिलता है। सवाईमाधोपुर में गहरी काली, हल्की पीली और भूरी मृदा की प्रधानता है। पूर्वी मैदानी भाग को भी 3 उपभागों में बांटा जाता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से देखते हैं। वो 3 भाग हैं बनास, बाणगंगा का बेसिन, यानी जो बनास नदी है और जो बाणगंगा है उनका जो बहाव क्षेत्र है। फिर है चंबल बेसिन है और उसके बाद में माही बेसिन यानी 56 का मैदान। चंबल के अंतर्गत है वो कोटा है, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इनके जो बीएड क्षेत्र हैं वो इसमें आ जाएंगे। फिर मध्य माही बेसिन की बात करें तो चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान इसमें आ जाएगा। मध्य माही बेसिन यानी 56 का मैदान की बात करें तो दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा कुछ भागों को माही का मैदान कहते हैं। और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य जो 56 गाँवों का समूह है, 56 नदी नालों यानी कुछ मान्यताओं के अनुसार 56 गाँवों का समूह माना जाता है और कुछ के अनुसार ये 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसको वो 56 का मैदान कहते हैं। तो आप इसको दोनों ही बातें हैं वो ध्यान में रखें। फिर पूर्व मैदान की जो आर्थिक स्वरूप है उसकी बात करते हैं। आर्थिक स्वरूप ये है कि यहाँ पे कृषि का जो विवरण देखते हैं। कृषि या प्रमुख जो फसलें हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, बाजरा, सरसों, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू और मिर्च
ये प्रमुख यहाँ की फसलें हैं। फल व सब्जियों का उत्पादन भी होता है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, वहाँ वर्ष में 2 फसलें भी उगाई जाती हैं। जहाँ यहाँ पे इस क्षेत्र में सरसों है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती उत्पादन होता है, सरसों और इनका गेहूँ। बात फिर है सिंचाई के प्रमुख साधन यहाँ नहर और तालाब। खनिजों की बात करें तो ये प्रदेश है खनिजों के मामले में निर्धन प्रदेश है। यहाँ पे प्रमुख रूप से इमारती पत्थर है वो मिलता है, क्योंकि ये विंध्यन बालू पत्थर पठार है उसका क्षेत्र है, तो यहाँ पे पत्थर के अलावा कुछ मिलता नहीं। बनास बेसिन में अभ्रक का पर्याप्त भंडार है। अभ्रक अभ्रक जो है वो भीलवाड़ा में काफ़ी मिलती है, तो और इसके अलावा कोई खनिज यहाँ नहीं मिलता। फिर आगे खनिजों में बात करें तो राजमहल के क्षेत्र में गार्नेट, सोपस्टोन निवाई के निकट और लोहा है वो बर्थल के निकट सीमित मात्रा में, यानी लोहे के जो कुछ क्षेत्र हैं, कुछ गार्नेट के क्षेत्र हैं। चूने का पत्थर सवाईमाधोपुर और गंगापुर तहसील में पर्याप्त है। चाइना क्ले और घिया पत्थर भी यहाँ मिलता है। यानी मुख्य रूप से कोई खनिज है वो यहाँ मिलता नहीं है। ये इमारती पत्थर हैं और अभ्रक के अलावा और ये कुछ कोई विशेष है वो यहाँ नहीं मिलता। इसके बाद में अपन बात करते हैं औद्योगिक विकास की। तो भरतपुर का जो सेंट्रल इंडिया मशीनरी लिमिटेड यानी सिमको और धौलपुर हाईटेक ग्लास फैक्ट्री के उद्योग विशेष महत्व के हैं। यानी सिमको और ये ग्लास फैक्ट्री जो है ये कांच निर्माण करती है और कांच की बोतलें हैं ये बनाना ये होता है। और सिमको ये वैगन फैक्ट्री जो है रेल कोच बनाना वगैरह ये इसमें, तो औद्योगिक विकास में ये महत्वपूर्ण है।